अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। लाहौर का इलाका काना आज सुबह तक मासूम बच्चों के कहकों, सवालों और मुस्तकबिल के ख्वाबों से गूंज रहा था, लेकिन फिर एकेडमी की खस्ता हाल छत मट्टी का ढेर बन गई और 14 फूल जैसे बच्चे जो हाथों में कलम और कॉपियां थामे अपने रोशन कल की उम्मीद लेकर आए थे, सफेद कफन में वापस लौटे। एक तरफ मट्टी और ईंटों की खस्ता हाल छत मासूम जिंदगियां निगल रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब के गली कूचों, सरगोदा, मुल्तान जैसे शहरों में दरिंदगी के साए हमारे बच्चों का बचपन नोच रहे हैं। गरीब का बच्चा जाए तो कहां जाए? वो गली में खेले तो अगवा और ज्यादती का शिकार हो जाए, वो एकेडमी पढ़ने जाए तो छत तले कुचल दिया जाए। क्या इस मुल्क के गरीबों की तकदीर में सिर्फ अपने जिगर गोशों के जनाजे उठाना ही लिखा है? आखिर इन खस्ता हाल जेर तामीर इमारतों में स्कूल्स और एकेडमीज चलाने की इजाजत कैसे दे दी जाती है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? अगर सदारती महल और वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आयश के लिए बजट में रातों रात करोड़ों रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, तो पंजाब के गली मोहल्लों में चलने वाले स्कूलों और एकेडमीज की हालत दुरुस्त करने के लिए कोई फंड, कोई अथॉरिटी क्यों मौजूद नहीं? ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था और निचली मंजिल पर मासूम बच्चे मौत के साए तले बैठकर पढ़ रहे थे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया किस गहरी नींद में सोई हुई थी? क्या उनका काम सिर्फ गरीब रेड़ी बानों से भत्ता लेना है, या शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है? क्या वजीर आजम साहब और वजीर आला साहिबा की ताज़ियती पैगाम, चंद लाख रुपए के मुआवजे के ऐलानात और गहरे रंज का इजहार उन 14 माओं की गोदें दोबारा भर सकता है? क्या रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ लाशें गिनना और उन पर आंसू बहाना रह गया है? ये निजाम अवाम के लिए नहीं, सिर्फ अशराफिया के लिए खड़ा दिखाई देता है, जहां अवाम के टैक्स का पैसा अशराफिया की आसाइशों पर मुसलसल जा रहा हो और अब तो इक़्तिदार के ऐवानों से जवाब भी बेहिसी और सख्त लहजे में दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई। और नाजी, इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार। कैसर, इस वक्त बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है लाहौर के इलाके काना में, जो आज ये अफसोसनाक सानया पेश आया है। रेस्क्यू का अमल जो है इस वक्त मुकम्मल हो गया है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास है? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये लाहौर का एक इलाका है काना, और काने का ये एक एरिया है जहाँ पर ये आज वाक़या पेश आया, जिसमें एक ये 5 से 6 मरले का घर है जिसके तकरीबन 5 कमरे हैं, और ये 5 कमरों में से एक कमरा जो कि बारिश के पानी की वजह से टपकता था, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने हमें बताया कि उस कमरे की छत को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही थी, और उसके जो छत थी वो ऑलरेडी टीआर गार्डर की एक पुरानी तर्ज की बनाई गई छत थी, उसी को रिपेयर किया जा रहा था। और उसको रिपेयरिंग के दौरान ये छत जो है वो छत का मलबा जो है वो नीचे गिरा, और नीचे अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त जो 30 से 35 बच्चे जो है ज़ेरे तालीम थे, और ये रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आते थे, जो कि 30 साल जो खातून है वो इन बच्चों को टीच करती थी, पढ़ाती थी। तो आज ये वाक़या पेश आया। इलाका मकीनों ने से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 1-1 इंच या 1.5 इंच जो है गार्डर दीवार के ऊपर था, जिस वजह से ना उस मिस्त्री को पता चला कि ये जो वो काम करने जा रहा है ये बड़ा रिस्की है। तो उस वजह से इब्तदाई तौर पर, मुबैना तौर पर जो यहाँ पे एनी शाहिदीन ने बताया, उन्होंने कहा कि ये बुनियादी वजह बनी है, यहाँ पर छत गिरी है। और अगर उनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू 1122 के लोग यहाँ पर हमला पहुँच तो गया था, लेकिन अगर वो बर वक्त अपनी मशीनरी के साथ यहाँ पर पहुँचते तो हो सकता है कि आज सूरत हाल डिफरेंट होती। और इस साने के बाद, ये जो लाहौर में काना के इलाके में ये सानिया पेश आया है, उसके बाद इस साने में 14 मासूम जाने जो हैं वो इस वक्त अपने खालिक के हकीकी को जा मिली हैं, जबकि 16 मासूम जाने जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिसमें से 10 जो मासूम बच्चे हैं वो तशवीशनाक हालत में हैं, और 6 बच्चे जो हैं वो जो स्टेबल हैं। अभी तक किसी भी शख्स को ना ही हॉस्पिटल से खारिज किया गया है, यानी कि उन्हें घर भिजवाया गया है, और ना ही डेड बॉडी अभी तक वर्सा के हवाले की गई है। लेकिन जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट THQ हॉस्पिटल से काना से जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, एक SOP है, प्रोसीजर है, उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद डेड बॉडीज़ जो है वो वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। और अभी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपने जो वुज़रा है, जिसमें ज़िशान मलिक है जो
जो पंजाब हुकूमत से हैं उनको यहाँ पर भेजा था और वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुँचे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग, डीसी ऑफिस के लोग, कमिश्नर ऑफिस के लोग, डीएजी ऑपरेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और सीटीओ लाहौर, तमाम इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसर इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट से आगाह करने के लिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में सिंध तास मुआहदे की भारत की तरफ से यकतरफा मनसूखी पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमती वुज़रा समेत बैनुल-अक़वामी माहिरीन और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का कहना था कि भारत जंग के बीच बोनस करे, आबी हुकूक में कमी की कोशिश की गई तो संगीन नताइज होंगे। हमारे लिए सिंध तास मुआहदा महज कानूनी या नजरियाती मामला नहीं बल्कि 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की जिंदगी का बुनियादी सतून है। We advise India against sowing the seeds of war and jeopardizing the peace and security of our region. We must seek to promote peace in South Asia by addressing all outstanding issues. वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब का इस मौके पर कहना था कि भारत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक हो गए। 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान 3 जंगें हो चुकी। सिंध तास मुआहदा नाकाम हुआ तो दुनिया का कोई भी बैनुल-अक़वामी मुआहदा महफूज नहीं रहेगा। If this treaty doesn't hold, ladies and gentlemen, no treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. So what is the value of a treaty if one powerful country, and we don't consider them powerful, but one powerful country one day gets up and says, burn, you flood, and you know what that burning and flooding means for us? 6,000 people dead. वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है और पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध तास मुआहदे में ना तरमीम हो सकती है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। The Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. And our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus. We mean it from the core of our heart. For Pakistan, as I said, water is not simply a resource. It is a matter of life itself. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल-अक़वामी सेमिनार में खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। From Hormuz, we must turn to the Indus because what is true of the Strait of Hormuz is true with even greater intimacy and greater cruelty of the Indus Basin. A strait may carry the oil of nations. The Indus carries the life of nations. सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने सेमिनार में शिरकत को अपने लिए बाइसे एजाज करार देते हुए कहा कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म के जुमरे में आता है। भारत दरियाए सिंध के निजाम के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी कर रहा है। भारतीय वजीर आजम ने कहा कि वो दरियाए सिंध एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। About 1 year ago, when India started to threaten to stop the flow of water in the Indus River to Pakistan, when the Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan, I was interviewed by a major Indian television, and I declared, in times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country. और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब। अली परवेज़ मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। सबसे पहले तो अली परवेज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि गुज़िश्ता जुमे को इंटरनेशनल प्राइसेस ऑल्दो के ऑयल की कम हो रही हैं बट डिस्पाइट ऑफ दैट कीमतें बरकरार रखी गई और रिलीफ आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया। सो इसकी क्या वजह है? इससे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। देखें अलीना, नहायती एहतराम के साथ मैं गुजारिश ये करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब डे 1 से क्लियर थे कि एक जंगी सूरत हाल की वजह से हमने अपनी मईशत के लिए जो भी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने हैं हम बिल्कुल करेंगे और उसके साथ साथ आवाम को
अप्राइज्ड रखेंगे कि क्यों ये फैसले करने पड़ रहे हैं हमें। तो उसकी वजह से जब कीमतों को बढ़ाया गया 6 मार्च को, जो तरीक़ेकार दिहाइयों से तय होता था उसी के मुताबिक जब कीमतों को बढ़ाया गया तो ये वादा किया कि जब कीमतें गिरेंगी तो हम उसी तरह जो सारे का सारा बेनिफिट है आवाम के ऊपर मुंतकिल कर देंगे। तो हमने जो पिछले जुमे से एक जुमे पहले ना सिर्फ उस वादे को पूरा मनोमन इम्प्लीमेंट किया, पर उसके साथ साथ जो हमने जंग की सूरत हाल में डिस्ट्रेस्ड कार्गोज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हमने निकवाल के वसाइल इकट्ठे किए थे, हमने उनको भी इस्तेमाल करते हुए मोर देन द इंक्रीज दैट वाज कमिंग थ्रू द रिडक्शन इन द इंटरनेशनल प्राइसेस हमने ट्रांसमिट की। उसके बाद अगले हफ्ते क्योंकि एक बुनियादी फ़र्क आ रहा था कि ख़ाम तेल की कीमत बिल्कुल जंग से पहले की सतह पे आ गई थी, पर पाकिस्तान में दिहाइयों से जो कीमत तय होती है वो पेट्रोल की कीमत जो सिंगापुर प्लेट्स इंडेक्स से जारी होती है, डीजल की कीमत जो सिंगापुर में प्लेट्स इंडेक्स से जारी होती है, उसी की बिना के ऊपर होती है। तो एक तफरीक जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि जो क्रूड मार्जिन, जो ख़ाम तेल के ऊपर रिफाइंड प्रोडक्ट का पेट्रोल का जो डिफरेंस होता है वो जंग से पहले $5 था, आज तकरीबन $25 है। तो उसकी वजह से हमने ऑल्दो टैक्सेशन भी कम कर दी है, लेवी भी कम कर दी हुई है, उसके बावजूद भी पंप के ऊपर प्राइस वो नहीं है जो ख़ाम तेल की कीमत आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से शायद एक कन्फ्यूजन, और हमारे जो नाकदीन है शायद वो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने कोई पता नहीं रिलीफ को क्लॉ बैक कर दिया है या कहीं उसको छुपा दिया है। मुझे बताइए, अगर एतराज ये है अली साहब, एतराज ये है कि जो रिलीफ है अप्रैल से आज तक दे चुके हैं, अगर पेट्रोल की 160 रुपए की रिलीफ दे चुके हैं, लेवी भी कम कर चुके हैं, तो व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए मैं इसको छुपा के अपने पास रख लूंगा? देयर इज नो सच इंस्ट्रूमेंट। Ogra has released all those sheets, all those calculations, and this should be a sufficient answer to address all the concerns जो आप जैसे eminent journalists के होंगे on this matter. राइट, बट सवाल ये रेज हो रहा है अली साहब कि एक तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 1 मार्च को ये फिक्स कर दिया गया था, ये डिसाइड हुआ था कि फोर्टनाइटली प्राइसेस जो हैं वो रिव्यू की जाएंगी। उसके बावजूद आपने जिस तरह अभी भी अर्ज़ किया कि 6 मार्च को 55 रुपये जो है वो पेट्रोल और 55 रुपये ही डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, और उससे अब आपके नाकदीन जो बात रेस कर रहे हैं वो ये है कि आपने 20 अरब रुपए का जो प्रॉफिट था वो ओएमसीज को तोहफे में दे दिया। दूसरी बात ये कि जहां पर अभी भी ओएमसीज को खत लिखकर वजीर आजम को ये एहतजाज अपना कंप्लेंट करनी पड़ी थी कि जो आपने 74 रुपए का रिलीफ दिया था आवाम को गुज़िश्ता हफ्ते, उस पर काफ़ी उनका एहतजाज था, उनके काफ़ी गिला था, और उसी के दबाव में आके शायद हुकूमत ने इस बार जो रिलीफ आवाम को मुंतकिल करना बनता था वो नहीं पास ऑन किया। देखें, पहली बात तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है जो आपने सवाल किया है, क्योंकि अगर मैंने वही फार्मूला अप्लाई करके किसी को 22 अरब रुपए का अगर मैंने फ़ायदा दिया था, और अगर मैंने उसी फार्मूला को अप्लाई करके जब कीमत को 70-80 रुपए गिराया था और उनका 100 अरब का नुकसान किया था, तो आपको पूरी ये बात बतानी चाहिए कि नेट तो फिर 80 अरब का आपके मुताबिक नुकसान हो गया ना सर। वो ओवरऑल जो फायदा 2 महीने में पहुंचा वो 150 से 200 अरब रुपए का था, और जो कि प्राइसेस कम करके 10 अरब रुपए का अगर उनको नुकसान हुआ तो 20 का अब आपने 200 कर दिया। नहीं, 20 बिलियन तो नहीं, 20 बिलियन तो आपका 6 मार्च को जो आपने कीमतें बढ़ाई थी उसका 20 बिलियन सिर्फ। अलीना, मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि क्या ये खुदा ना खास्ता कहीं लिखा हुआ है कि 15 दिन के ऊपर ही कीमत तय होती है? क्या आपको ये मालूम है कि इससे पहले 1 महीने के ऊपर कीमत तय होती थी? क्या आपको ये मालूम है उससे पहले हम IPP मॉडल के ऊपर रिफाइनरियों को चलाते थे? तो हालात के तकाजे और हालात की नज़ाकत को देखते हुए पॉलिसी इवॉल्व करती है ना। बात तो ये है कि आपने किसी को अनफेयर एडवांटेज दी कि नहीं दी।
अगर आपने OMCs की लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो महंगा मॉलिक्यूल खरीद सकें जब दुनिया के अंदर मॉलिक्यूल मिल नहीं रहा था, आपने उनको इनेबल किया और आज जब मार्केट गिर रही है तो उससे ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है। तो इसके अंदर बुरी बात क्या है, बिकॉज आपका गवर्नेंस की, आपके लाइसेंस का तकाजा है कि उन्होंने एक सर्टेन स्टॉक मेंटेन करना है। तो अगर वो स्टॉक मेंटेन करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के जरिए, फील्ड मार्शल साहब ने अपनी लॉजिस्टिक्स की जो डिवीजन है उसके जरिए इंश्योर कर रहे हैं, तो दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कैंसल आउट। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट। पाकिस्तान की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है कि जहां पे विदाउट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स किसी जगह के ऊपर भी कोई आपका अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। वी शुड सेलिब्रेट दैट एंड एक्नॉलेज दैट। अब जहां तक बात ये कि हमने किसी के प्रेशर में आके कीमत का जो गिरावट थी उसको विदहोल्ड किया, तो मैं निहायती आजिज़ी से आपको गुजारिश करूंगा, मैंने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर सारे का सारा जो इंटरनेशनल प्लेट्स का डेटा है वो रिलीज किया है। जी। उस फॉर्मूले, उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आप प्राइस कैलकुलेशन कर लें और उसके बाद बता दें कि क्या मैंने कोई रिलीफ किसी जगह रोकी है या किसी कहने पे किसी और तबके के ऊपर बोझ डाला है। मैं आपको ये कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, बेस्ड ऑन दैट डेटा, मैंने टैक्सेशन को भी मुझे कम करना पड़ा है इस जगह के ऊपर कीमत को मेंटेन करने के लिए। तो हाउ हैव आई बीन इन्फ्लुएंस्ड by the pressure exerted by the oil marketing companies या उनका खत वजीर आजम को या मुझे, I fail to understand. This is a transparent, एक बिल्कुल शफाफ अंदाज के अंदर एक फॉर्मूला है जिसकी अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन के ऊपर कीमत का ऊपर और नीचे तय किया जाता है और साल हा साल से यही इंडेक्स, यही मेजर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज help me in explaining this to the public rather than confusing them on petty matters. नहीं, पेटी मैटर नहीं है सर, क्योंकि ये बात रेज हो रही थी एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये बात कैटेगोरिकली कह दी कि OMCs के प्रेशर में आके हुकूमत प्राइसेस का तयन नहीं कर रही है। बट हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब व्हेन ही सेज कि हुकूमत जो है वो कंपनियों और आवाम के दरमियान जो है उसमें उसकी ज्यादा मोहब्बत कंपनियों की तरफ है। वो कहते हैं कि कंपनियों का नफा नुकसान जो है वो ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है बजाय इसके कि आवाम के लिए को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करे। और इस हफ्ते के भी हवाले से आप जरूर आवाम को खुशखबरी सुना दें क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस तो बतदरीज कम हो रही हैं। सो इस जुमे को भी हम एक्सपेक्ट करें कि जो रिलीफ है वो पास आउट किया जाएगा आवाम तक। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की किसी गुफ्तगू या किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, ना मुझे देना चाहिए। मैं सिर्फ उनको इतनी ही निहायती एहतराम से गुजारिश करूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी गलत थीं तो उनको अल्लाह ताला ने, इस जमात ने जिसके अंदर मैं आज जिसका हिस्सा हूँ, और इस मुल्क ने कितने मौके दिए थे उनको वज़ीर ख़जाना बनने के, चाहे महीने के थे, चाहे 6 महीने के थे, चाहे साल के थे, चाहे 2 साल के थे, तो बदल देते ना। आज अगर यहाँ पे वो मनाजिर नज़र नहीं आते जो बांग्लादेश में नज़र आए, जो आपको श्रीलंका में नज़र आए, जो हिंदुस्तान में नज़र आए, तो आप इस चीज़ के ऊपर आपको नदामत है शायद कि जी पाकिस्तान में क्यों नहीं अवाम को उस किस्म की तकलीफ आई। बिल्कुल आई, कीमत की शक्ल के अंदर आई, किल्लत की शक्ल में नहीं आई। तो हम इंशाल्लाह ताला जो एक ट्रांसपेरेंट शफाफ अंदाज के अंदर इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बना दी हुई है जिसके ऊपर इसको रिव्यू अफ्रेश कर रहे हैं, असरे नौ इसका रिव्यू कर रहे हैं। एंड कोशिश मेरी ये होगी कि हम ओगरा की वेब पेज के ऊपर ये फार्मूला भी डिस्प्ले कर दें, जिस तरह स्टेट बैंक आपको डेली प्लेट्स का डेटा, एक्सचेंज का डेटा और इंटरेस्ट रेट्स का डेटा पब्लिश करता है, हम ओगरा की साइट के ऊपर उसको रिलीज करें, कैलकुलेटर बना दें, उसके अंदर लोग बैनुल अक़वामी मंडी की कीमत लगा के खुद देख लें कि क्या जायज़ कीमत पेट्रोल की, डीजल की पंप होनी चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन in which we are working, and we will bring greater transparency and more visibility to the public, because I fully acknowledge इस जंग से, जिसके अंदर हमारा कोई बहुत बड़ा किरदार बनाने के अंदर नहीं था, अवाम ने बहुत तकलीफ काटी है। वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल साहब ने सुलह बंदी के जरिए ये जो कीमतें जो गिरी हैं, ये उन्हीं की काविशों की वजह से मिली है ना। पाकिस्तान का वकार उन्हीं की काविशों से बड़ा है ना, मोहसिन नकवी साहब की, इसाक डार साहब की। और अगर ये इसी तरह सिलसिला रहता है
और ख़ाम तेल की कीमतों को, रिफाइंड प्रोडक्ट की कीमतें भी उसको फॉलो करती हैं, क्रैक मार्जिन कम होता है, तो आई एश्योर यू पूरा मनोमन वो बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में सूरत हाल बदलती है तो 90% तो यहाँ पे ईंधन इंपोर्ट होता है। मैं उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दे सकता ना कोई जादू का चिराग है कि मैं बता सकता हूँ, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मिफ्ताह इस्माइल साहब और इन जैसे लोग जिनको अल्लाह ने पहले मौका दिया था, अगर एनर्जी सिक्योरिटी पे पाकिस्तान की काम किया होता, तवानाई के जो मकामी वसाइल हैं उनको हार्वेस्ट किया होता, तो शायद आज तकलीफ कम हो जाती है हमारी, पर क्योंकि नहीं किया था तो हम इस मुश्किल में जरूर हैं। पर आपसे ये वादा रहा, एनर्जी जो आपकी रिफाइनरी की अपग्रेडेशन पॉलिसी है कि आप सस्ता खाम तेल प्रोसेस कर सके, इंशाल्लाह एक आधे दिन में वो समरी भी कैबिनेट में जाएगी। उसके बाद रिफाइनरी अपग्रेड को भी हम आगे लेके चलेंगे। अपस्ट्रीम को जो मकामी ईंधन की दरियाफ्त के लिए जो आपकी एक्टिविटी पिकअप करनी है, उसके सर्कुलर डेट पेमेंट प्लान भी तय कर लिया गया है। फ्लो हमने तोड़ दिया गया है। वजीर आजम साहब ने कहा है इसी जगह पे कीमतें बरकरार रख के ENP कंपनीज के साथ अपनी मशावरत, अपनी ये जो पार्टनरशिप है बढ़ाओ और इस निज़ाम को आगे लेके चलो। मैं टर्की जा रहा हूँ, टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद आपकी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के अंदर आ रही है, तो मिलके जो छोटा मोटा किरदार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकता हूं इंशाल्लाह उसमें अपना हिस्सा डालूंगा। और सबकी तनकीद लेना मेरे पे सर आंखों पे है, पर जो शख्स इन ओहदों पे बैठ चुके हैं और आज उंगलियां उठा रहे हैं उनको अपने गिरबान के अंदर और अपने किरदार को जरूर देखना चाहिए। राइट। और अली परवेज साहब, आपने टर्की का जिक्र किया, ईरान की भी आपने 2 रोज कबल ये गुफ्तगू की थी और कहा था कि दरामद जो है ईरान से भी उसका भी हम सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। तो उसके हवाले से भी अगेन रिफाइनरी और रिफाइन करने की जो फैसिलिटी है वो सरदस्त हमारे पास मौजूद है? नहीं अलीना, बिल्कुल उसमें हमारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ईरान का जो क्रूड होता है वो थोड़ा सा सावर या मुश्किल टू प्रोसेस होता है। उसके अंदर हम जब तक अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं करते तो हम उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग इज़ कि हम ब्लेंड करके जो मीठा क्रूड हम सऊदी अरेबिया से, UAE से लेके आते हैं जो बहुत महंगा होता है विजा विज सावर क्रूड, उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत ब्लेंड करके हम अपनी रेसिपी की कॉस्ट को लोअर कर दें, ताकि लोगों के लिए जो 5 रुपए 10 रुपए की रिलीफ मुहैया कर सकते हैं हम इसके जरिए वो कर सकें। तो देयर आर डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड जैसे मैंने आपको कहा इंशाल्लाह ताला विद द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम ये जो अपग्रेडेशन का जो रिफाइनरियों की प्रोजेक्ट है इसको भी आगे लेके चलना चाह रहे हैं। मेरी उम्मीद यही है कि ये जो पॉलिसी अब हम अप्रूवल की तरफ लेके जा रहे हैं इसके अंदर होलसम कंसल्टेशन हुई है विद रिफाइनरीज जो हमारे मुल्क में 5 हैं। तो जब ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है दे विल ऑल्सो स्टेप अप एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकें और एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकें। राइट। मिनिस्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।